स्टूडेंट अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जनरल इंजीनियरिंग के बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है मेहो, तीसरा है ओम मीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि एक पदार्थ का यानी किसी मटेरियल का खुद का प्रतिरोध होता है। जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे की बात की जाए तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध उस मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का देखिए फॉर्मूला होता है रो बराबर R/A/L। तो ये हमारा फॉर्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध का। दूसरा क्वेश्चन क्या है। विद्युत धारा है, यानी हमें इनमें से बताना है विद्युत धारा सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा अदिश राशि होती है, क्योंकि विद्युत धारा जो है वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो वो किन में होता है वो हमें बताना है। अधातुओं यानी कि अचालकों में, या चालकों में, या अर्धचालकों में, इनमें बताना है। तो ताप इनका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि चालकों में ऐसा होता है। तो चालकों में क्या होता है, चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से चालकों में करंट फ्लो हो जाता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वे फ्री इलेक्ट्रॉन ही आपस में टकराने लगते हैं। इसलिए चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो आपका ये जवाब है चालकों का। क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक के क्षेत्रफल A के, अब इनमें से बताना है कि अनुक्रमानुपाती है, प्रतिलोमानुपाती है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो है आपका बी। तो चालक का जो प्रतिरोध है उस जो चालक है उसके क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है यदि चालक का प्रतिरोध यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटेगा, उल्टा काम होता है। वैसे भी हम देखें कि मान लीजिए ये हमारे पास चालक है, इसकी कुछ मोटाई है, तो इसकी मोटाई ज़्यादा है तो इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने से मोटाई ज़्यादा होगी तब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। मान लीजिए तार है तो मोटाई होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आसानी के साथ फ्लो कर पाएंगे, फ्री फ्लो कर पाएंगे, इसीलिए इसका प्रतिरोध कम होता है। यदि पतला तार है तो क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि पतले तार से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में प्रतिरोध लगेगा यानी रुकावट पैदा होगी। तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो इसलिए चालक का जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती यानी कि उल्टा है। तो हमारा ऑप्शन है इसमें बी सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विद्युत रोधी वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी विद्युत रोधी क्या होते हैं, हमें पता है कि विद्युत रोधी हुए पदार्थ हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी करंट का फ्लो नहीं होता है। तो करंट का फ्लो कब नहीं होता है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो। तो विद्युत रोधी कैसे पदार्थ होने चाहिए। पहला है ऑप्शन नगण्य, दूसरा है बहुत अधिक, तीसरा है आपका सी न अधिक न कम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वो विद्युत रोधी है तो विद्युत रोधियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होगी यानी ना के बराबर होगी। तो हमारा ऑप्शन है पहला ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसे पढ़ेंगे हम। यदि 120 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है हमें 120 सेंटीमीटर की, तथा 0.04 मिमी व्यास के, ये उसका डायमीटर यानी कि व्यास है, मिमी में दिया गया है।
वाले तार का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध होता है कैपिटल R, 25 ओम है, तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो कहते हैं। तो हमें यहाँ पर रो की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या क्या दी गई हैं। एक तो हमें लंबाई दी गई है L 120 सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये व्यास दिया गया है, 2 का भाग लगा देते हैं तो ये त्रिज्या बन जाएगी, यानी रेडियस R बन जाएगी। मिमी में है, मिलीमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ लगाएंगे। यहाँ R की वैल्यू दी गई है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? रो बराबर R × A/L। क्योंकि वो तार है इसलिए A यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो तार होता है हमारा, तार का क्षेत्रफल लगाएंगे πr², रो × πr²/L। इसमें सभी वैल्यूओं को रखेंगे, फिर उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है। R की वैल्यू 25 ओम, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। R त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे, 2 का भाग लगा के तो 0.02 मिमी को कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ में। R की वैल्यू है 25 ओम। इन वैल्यू को रखने के बाद लंबाई है आपकी 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10⁻2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद आपका ऑप्शन सही होगा C, यानी 2.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो हमारा ऑप्शन रहेगा C सही इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का नाम ही है धारा को कंट्रोल करने वाला, रियोस्टेट कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला है हमारा जो धारा नियंत्रक है वो केवल स्थिर धारा नियंत्रक होता है, स्थिर का मतलब परिवर्तन ना करने वाला। B है परिवर्तनीय धारा नियंत्रक भी होते हैं। C है दोनों तरह के होते हैं, और D है इनमें से कोई नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन है इसमें से C, यानी हमारे धारा नियंत्रक 2 प्रकार के हुए। पहला स्थिर धारा नियंत्रक, यानी धारा को कंट्रोल करता है और धारा को कांस्टेंट कर देता है, न बढ़ने देगा न कम करने देगा। B है परिवर्तनीय धारा नियंत्रक, यानी धारा को कंट्रोल करता है और साथ साथ वैल्यू बढ़ा घटा भी सकता है, तो ये परिवर्तनीय धारा नियंत्रक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, यानी ऑप्शन है आपका C से, यानी दोनों ही हमारे धारा नियंत्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कहता है हमारा? देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है चालकत्व का मात्रक क्या है? तो चालकत्व का हमें मात्रक यहाँ बताना है कि चालकत्व का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है देखिए ओम, दूसरा है म्हो, तीसरा है ओम मीटर, चौथा है प्रति ओम प्रति मीटर। तो इनमें से हमारा देखो चालकत्व का मात्रक होता है म्हो, क्योंकि चालकत्व क्या चीज़ है? चालकत्व किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने के गुण को ही हम चालकत्व कहते हैं, यानी करंट फ्लो किस गुण के कारण हो रही है उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को ही हम चालकत्व कहते हैं। तो चालकत्व का हमारा मात्रक है म्हो, क्योंकि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए चालकत्व का मात्रक म्हो होगा। तो ऑप्शन है आपका B सही। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत जनित्र का कार्य क्या है? तो विद्युत जनित्र होता क्या है? ये इसे हम जनरेटर कहते हैं। जनरेटर का काम है विद्युत ऊर्जा को बनाना, यानी बिजली को उत्पन्न करना। तो बिजली उत्पन्न वो करता है, तो कैसे करता है? क्योंकि विद्युत जो है, विद्युत ऊर्जा है वो एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए वो कन्वर्ट कैसे होती है वो इसमें ऑप्शन में हमको बताया गया है। पहला ऑप्शन है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। B ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। C ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। D ऑप्शन है तीनों कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन है आपका पहला सही, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आपने जनरेटर में देखा होगा एक ट्रॉली लगी होती है,
ट्रॉली को पहले घुमाया जाता है। इसका मतलब ट्रॉली को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिर जनरेटर का काम है उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है विद्युत जनित्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह स्रोत यानी वह सोर्स जो परिपथ को यानी सर्किट को दृष्टिवर्ती धारा मतलब डीसी प्रदान करता है वो क्या कहलाता है। यानी ऐसा स्रोत जो डीसी को उत्पन्न करता है, डीसी प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, बी है आपका दृष्टि धारा स्रोत, सी है दोनों। तो आपका क्योंकि हमें डीसी उत्पन्न कर रहा है तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही, दृष्टि धारा स्रोत। दृष्टि धारा स्रोत होते क्या हैं, सेल, बैटरी, ये हमें डीसी देते हैं। और डायोड, रेक्टिफायर, ये सब हमारे दृष्टिवर्ती धारा स्रोत के एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये डीसी हमें धारा देते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है। वह है रासायनिक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को दृष्टिवर्ती विद्युत ऊर्जा में अर्थात डीसी में बदलती है, वो इनमें से क्या कहलाती है। रासायनिक सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को डीसी में बदलना, या बैटरी का काम है, या विद्युत जनित्र का काम है, या इनमें से दोनों का काम है। तो आपका ऑप्शन है पहला सही, क्योंकि रासायनिक सेल जो होते हैं घड़ी में पड़ने वाले रासायनिक सेल होते हैं। तो रासायनिक सेल क्या काम करते हैं कि उसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है उसके अंदर, तो उस रासायनिक ऊर्जा को डीसी में बदलने का काम करते हैं, यानी दृष्टि धारा में बदलते हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक सेल कहलाते हैं। बैटरी कब बनती है, बहुत सारे सेलों को आपस में मिला करके जोड़ दिया जाता है तो उसे हम बैटरी कहते हैं। विद्युत जनित्र का काम क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 है हमारा, यदि किसी परिपथ में यानी कि कोई सर्किट है, भार यानी कि लोड का मान बढ़ाते हैं, जैसे कि आपकी मोटर लगी हुई है, वहाँ यदि लोड बढ़ रहा है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है लोड बढ़ने पर देखो क्या होगा, एरो नीचे होने का मतलब कम होना, धारा यानी कि करंट कम होगी। फिर दूसरा बता रहा है वी भी कम होना, यानी वोल्टेज भी कम होंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है देखिए, लोड बढ़ने पर धारा बढ़ेगी और वोल्टेज कम होंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि लोड बढ़ता है, जब किसी मोटर पर लोड बढ़ता है तो धारा ज़्यादा खींचता है। आपका मीटर को कभी देखें, यदि लोड ज़्यादा बढ़े या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एम्पियर की वैल्यू बढ़ जाती है और वोल्टेज घट जाते हैं। तो लोड बढ़ने पर धारा इंक्रीज कर जाती है और वोल्टेज डिक्रीज हो जाते हैं, यानी वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सही है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। वह है इलेक्ट्रॉनिक युक्ति यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो प्रत्यावर्ती विद्युत को यानी कि एसी करंट को धनात्मक वाली विद्युत यानी पॉजिटिव पोलैरिटी इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है, यानी कि धनात्मक वाली विद्युत में बदलती है, वो इनमें से क्या कहलाती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जब करंट एसी करंट फ्लो करती है, देखो यहाँ आपको दर्शा रहे हैं एसी करंट प्लस माइनस जीरो, एक बार पॉजिटिव में जाती है और फिर दूसरे आधी साइकिल में फिर नीचे नेगेटिव में आती है, फिर अगली आधी साइकिल में फिर से पॉजिटिव में जाती है। तो जब हमारा हमारे पास कोई डिवाइस हो जो केवल पॉजिटिव में ही पास करे, नेगेटिव को ब्लॉक कर दे, तो वो हमारी एसी से डीसी बन जाती है। और एसी से डीसी बनाने का काम है दृष्टकारी का यानी कि रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करते हैं, एसी से डीसी बनाने का काम करते हैं, मतलब धनात्मक वाली पल्स को पास करते हैं, ऋणात्मक वाली को ब्लॉक कर देते हैं यानी कि रोक देते हैं। तो ऐसे करके हमारी एसी से डीसी बन जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन है बी दृष्टकारी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। विद्युत
ऊर्जा के लिए अरैखिक अवयव यानी कि नॉन लीनियर एलिमेंट हैं। तो हमारे दो प्रकार के अवयव होते हैं, एक रैखिक दूसरे अरैखिक। तो इनमें से हमें बताना है कि अरैखिक अवयव कौन से हैं। पहला ऑप्शन है प्रेरक, दूसरा बी है संधारित्र, सी है ये दोनों, डी है प्रतिरोध। तो देखिए अरैखिक अवयव जो होते हैं वो प्रेरक और संधारित्र दोनों होते हैं, ये अरैखिक कहलाते हैं। जबकि प्रतिरोध जो है हमारा रैखिक अवयव में कहा जाता है। तो रैखिक एग्जाम्पल है, रैखिक अवयव का एग्जाम्पल है प्रतिरोध, अरैखिक के ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं। प्रेरक यानी कि इंडक्टर, आपने देखा होगा कि प्लेटों पर, कंप्यूटर या मोबाइल की प्लेटों पर कभी कभी आपने इस तरह से कॉइल बनी हुई देखी होंगी, तो उसे इंडक्टर कहते हैं। यानी मोटर की कॉइल को भी इंडक्टर कहा जाता है, यानी कि प्रेरक कहा जाता है। या आप कहें तो जहाँ भी ट्रांसफार्मर की जो कॉइल होती हैं उसे भी प्रेरक श्रेणी में लाते हैं। संधारित्र को हम कैपेसिटर कहते हैं, कंडेंसर भी कह देते हैं। तो ये हमारी पुरानी टर्मिनोलॉजी में हम कंडेंसर कहते हैं, आज भी कहते हैं घरों में, तो उसी को हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का काम है एनर्जी को स्टोर करने का। तो हमारा संधारित्र भी चार्ज हो जाता है या आवेश को स्टोर कर लेता है। तो ये अरैखिक में आते हैं दोनों, प्रेरक और संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। विद्युत ऊर्जा का वह वोल्टता स्रोत जिसकी सिरा वोल्टता सदैव स्थिर रहती है। सिरा वोल्टता का मतलब है कि उसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते। अर्थात किसी अन्य वोल्टता धारा पर निर्भर नहीं करते, यानी ये किसी दूसरे वोल्टेज स्रोत पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो वो इनमें से क्या कहलाएंगे। आदर्श धारा स्रोत, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है आपका आदर्श वोल्टता स्रोत, सी है आपका आश्रित वोल्टता स्रोत और डी है विद्युत जनित्र। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, वह वोल्टता स्रोत यानी ये वोल्टता स्रोत है जिसकी सिरा वोल्टता स्थिर रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती। तो वो कम ज़्यादा नहीं होती है तो वो आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है बी सही, आदर्श वोल्टता स्रोत, ऑप्शन रहेगा बी। आदर्श धारा स्रोत वो होते हैं जिनकी धारा कांस्टेंट रहती है, धारा कम ज़्यादा नहीं होती है, उन स्रोतों को हम आदर्श धारा स्रोत कहेंगे। आश्रित वोल्टता स्रोत उन्हें कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उनकी जो वोल्टता है दूसरे के घटाने या बढ़ाने पर कम ज़्यादा हो जाती है, तो वो आश्रित वोल्टता स्रोत हो जाएंगे। विद्युत जनित्र का काम आप जानते ही हैं, इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, वोल्टता स्रोत का धारा स्रोत में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं हम, यानी वोल्टता स्रोत को हम धारा स्रोत में बदलना है। हमारे पास एक वोल्टता स्रोत है इस तरह का, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है जिसे हम वोल्टता स्रोत कहेंगे। ये हमारे पास एक बैटरी है और यहाँ पे इसका ये आंतरिक प्रतिरोध है और इस तरह से हमारा एक ये सर्किट बना हुआ है प्लस माइनस, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो ये हमारे पास एक वोल्टता स्रोत है, इसको हमें धारा स्रोत में बदलना है। तो इस वाली बैटरी से धारा तब फ्लो करेगी कि जब हम पूरे सर्किट को बंद कर दें, यानी इसे हम शॉर्ट सर्किट कर दें, तब होगा। तो देखो इसी में हमें ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन कहता है वोल्टता स्रोत ई, ये हमारा वोल्टता स्रोत है ई के दोनों सिरों को परस्पर लघुपथित, इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करना, लघुपथित कर देना चाहिए। सही बात है कि दोनों को शॉर्ट कर देना चाहिए तभी करंट फ्लो होगा। बी है तुल्य धारा आई के समांतर में, जैसे ही हम इसको शॉर्ट करेंगे तो हमारी करंट फ्लो होने लगेगा। आई के समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध आर को जोड़ देना चाहिए। जो आंतरिक प्रतिरोध आर है इसको हमें इसके समांतर में जोड़ना चाहिए। मतलब ये है कि हमें इसको इस तरह से करना चाहिए कि जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा आई, तो इसके समांतर में यहाँ पर हमें आंतरिक प्रतिरोध आर को लगाना चाहिए।
क्योंकि आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ती है और समांतर क्रम में वैल्यू घटती है। तो धारा ज़्यादा फ्लो करने के लिए हमें प्रतिरोध को घटाना पड़ेगा। वो घटता कैसे है? समांतर क्रम में जोड़ने से। इसलिए हमें से समांतर क्रम में आंतरिक को जोड़ देना चाहिए। मतलब ये सी ऑप्शन है दोनों, यानी कि हमारा ए भी सही है और इसका ऑप्शन बी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है। 17वां क्वेश्चन है 4 ओम आंतरिक प्रतिरोध। ये आंतरिक प्रतिरोध दिया है 4 ओम, यानी ये स्मॉल आर की वैल्यू है, वाले एक 60 एम्पियर के करंट दी गई है हमें 60 एम्पियर। 60 एम्पियर के धारा स्रोत को तुल्यांक वोल्टता स्रोत में परिवर्तित कीजिए। यानी 60 एम्पियर कोई सर्किट है जिसमें 60 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू है 4 ओम। तो हमें वोल्टता स्रोत में परिवर्तन करना है, यानी वोल्टेज कितने फ्लो करेंगे उसमें बताना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है E बराबर I इंटू आर। तो I की वैल्यू हमें पता है 60 एम्पियर है, स्मॉल आर की वैल्यू पता है हमें 4 ओम है। तो हम यहाँ रख देते हैं 4 इंटू 60 ओम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 240। ई है वोल्टेज में, तो ये वोल्टेज रहेगा। तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए सही। यानी धारा स्रोत को हमें वोल्टा स्रोत में बदलना है 60 एम्पियर को, तो हमारा वोल्टा स्रोत में वैल्यू बदल कर आएगी 240 वोल्टेज की। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। दिष्ट धारा परिपथ की सिरा वोल्टता का सूत्र क्या है। सिरा वोल्टता का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज, उसके दोनों किनारों के वोल्टेज, यानी प्लस माइनस के वोल्टेज, यानी वोल्टेज डिफरेंस पूछा गया है। तो इसमें फॉर्मूला है, देखो पहला V बराबर E माइनस आई अपॉन आर, दूसरा है V बराबर E अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर एल, सी है V बराबर E माइनस के आई आर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें आपका सही है बी ऑप्शन, V बराबर E अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर एल। स्मॉल आर आपकी आंतरिक प्रतिरोध है, आर एल आपका लोड प्रतिरोध है, आर एल आपका लोड प्रतिरोध है। क्योंकि यहाँ पे धारा परिपथ की बात हो रही है तो वहाँ पे लोड होगा, बिना लोड के हमारा करंट फ्लो होता नहीं है, इसलिए आर एल का आना फॉर्मूले में ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चनों का टारगेट रखा है तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 19वां है हमारा। देखिए अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल बताने हैं। पहला है ए ऑप्शन Fe यानी कि लोहा, Cu कॉपर, Al एल्युमिनियम। बी ऑप्शन है सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम। सी ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। तो देखो अर्धचालक सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनसे धारा करंट का जो फ्लो है ना तो ज़्यादा होता है ना ही कम, यानी इनकी चालकता चालकों से कम होती है और अचालकों से अधिक होती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, यानी ऑप्शन है हमारा सी सही। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत विभव का मात्रक एवं सूत्र क्या है। तो विद्युत विभव को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इसकी यूनिट और फॉर्मूला हमको बताना है। तो पहला है V बराबर W अपॉन क्यू, बी ऑप्शन है V बराबर W अपॉन क्यू जूल। यहाँ पर देखिए वोल्ट है, यहाँ पे जूल है। सी है V बराबर Q अपॉन T वोल्ट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q होता है। W यहाँ कार्य है, Q आपका आवेश है, लेकिन यहाँ भी फॉर्मूला वही है V बराबर W अपॉन Q, लेकिन अब यूनिट पर ध्यान देना है, मात्रक कौन सा है, क्यों विभव का मात्रक है वोल्ट, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो आज की हमारी इस वीडियो में जनरल इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन हमने किए। तो आज की हमारी जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।